हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता था कि मैंने क्लास में बोला था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जितनी सारी अपडेट हुई हैं उस अपडेट का एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आज ये बना रहा हूँ, जिसमें पूरी तरह से आपको पहले मंत्रिपरिषद के बारे में बताऊँगा, फिर मंत्रिमंडल के बारे में बताऊंगा, फिर दोनों में कुछ क्या मिनिमम डिफरेंस है इसके बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद से जुड़ी जितनी सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा उन तमाम चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। एक पूरी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जो भी मंत्रिपरिषद में अपडेट हुए हैं, जो लोग अपना त्यागपत्र दिए हैं, कौन से लोग प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बने हैं, इन तमाम चीज़ों की सूचना इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोचिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज ऑफलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है, जिसका लोकेशन आप पता करना चाहे तो मिंज स्टेडियम के पश्चिम में ये पड़ता है। आप यहां पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल करके भी आप किसी भी बैच के बारे में संबंधित अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, इसके माध्यम से भी आप तमाम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे संबंधित अभी जो लेक्चर आप देख रहे हैं, मंत्रिपरिषद में जितने सारे अपडेट हुए हैं, लोगों का त्यागपत्र और नए लोगों का ज्वाइनिंग, इन तमाम चीज़ों का जितना सारा PDF होगा इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोचिंग का अपना फेसबुक पेज है, आप चाहें तो वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, और कुछ करंट की घटनाओं को मैं भी वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव जोन आप इस फेसबुक पेज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बेसिक ये इन्फॉर्मेशन था कोचिंग के बारे में। आप किसी भी एग्जामिनेशन से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लास को ज्वाइन करके और आपके अनुसार अगर यहाँ पे पढ़ाई आपको स्टडी मिलता है तो फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों के विशेष डिमांड पे की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना था, उससे से रिलेटेड ये पोस्टर है, आप इसको एक तो शेयर करेंगे। कोचिंग के द्वारा अब टेस्ट सीरीज प्रत्येक संडे को, और ये टाइमिंग 7 से 9 बजे होगी। 7 बजे मतलब 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन यानी लगभग 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। इसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपके जितने सारे GS का क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर आपके आगामी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। विशेषकर SSC, बैंकिंग और रेलवे के तहत जितने सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, और अभी SSC GD का भी जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन होगा, उन तमाम एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ये पेपर तैयार किया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 7 बजे से प्रत्येक संडे को ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्त मैं आपको ये भी बता दूं कि BPSC और CDPO, बिहार दरोगा, ये जितने सारे बड़े एग्जामिनेशन हैं, इनके लिए PT स्पेशल का बैच, जिसमें सिर्फ PT पे बातचीत किया जाएगा और PT को कैसे क्रैक करें, इन तमाम चीज़ों से बारे में रणनीति डिस्कस की जाएगी। इसकी शुरुआत 1:45 ये दोपहर का समय है, और इस समय 1:45 और दोपहर में ये मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसी मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करके, और आप पहले से थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े हैं तो आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे और फील करेंगे कि कुछ समय के पश्चात इतनी सारी चीज़ें 2-3-4 माह के अंतर्गत जब एग्जामिनेशन होगा उस समय तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिर साइंस की जो क्लासेस है वो उसके अपडेट के साथ साथ, और सबसे इसका महत्वपूर्ण पर्सन जो करंट अफेयर्स है उसकी भी एक अच्छी खासी डिस्कशन इस क्लास में की जाएगी। और PT के एग्जाम होने तक आपके मतलब बहुत सारे सिलेबस को मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा। तो आप PT के लिए अगर थोड़ा सा दुविधा में हैं कि PT की तैयारी कैसे करें, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 1:45 ये बैच स्टार्ट होगा। 1:45 इसकी टाइमिंग, थोड़ा सा ऑड टाइमिंग इसकी है, लेकिन थोड़ा सा क्लास मैनेजमेंट के चलते अब इसका टाइमिंग 1:45 ही रखा गया है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा था कि न्यू बैच के लिए, तो न्यू बैच 7 से 9 चल रहा है। 7 से 9 ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। 7 से 8 मेरे द्वारा यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। एंसेंट हिस्ट्री, एकदम पूरा इतिहास शुरू से स्टार्ट हुआ है।
पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्ता काल और गुप्तोत्तर काल, फिर उसके पास पहुंचेंगे तो फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये सारा चीज़ इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 8 से 9 यहाँ पे मैथ रीजनिंग अल्टरनेट करके चलते रहता है। तो ये कुछ क्लासेस से संबंधित आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको मुझे बताना था इस लेक्चर के माध्यम से ही। उसके साथ साथ फिर अब आगे हम डिस्कस करते हैं आज का हम अपने टॉपिक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पे, और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में हुए कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का एक ब्रॉड चैप्टर है। आप भारत के संविधान में इसको पढ़ेंगे तो एक अच्छा खासा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की अगर हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। तो आप इतना बात दिमाग में रखें कि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कहने का मतलब ये मत समझिए कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है और जिस व्यक्ति को भी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देगा, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। आप यहाँ पे नियुक्ति करने का मतलब ये होता है कि संसद, आपको मालूम है कि संसद के अंदर की विधायिका है, यहाँ पे जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे सदन है। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो, जिसका लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो। ध्यान रखें यहाँ पे मैं राज्यसभा में बहुमत या संसद में बहुमत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जिसका लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो। बहुमत कहने का मतलब टोटल जो राज्य लोकसभा में 543 सीट है, इसमें से लगभग 50% प्लस 1 सीट होना क्या है, अनिवार्य है। यानी इसका 50% प्लस 1 ब्रेक करेंगे तो ये 272, यानी जिस भी व्यक्ति के पास लोकसभा में 272 लोगों का समर्थन होगा या 272 सीट होंगे, उनका एक कोई व्यक्ति बन जाएगा भारत का प्राइम मिनिस्टर, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) में ही लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह से जितने सारे मंत्री होंगे इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया हो, सलाह दिया हो। बिना प्राइम मिनिस्टर के सलाह के राष्ट्रपति की नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति पॉसिबल नहीं है। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार आपने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। क्लियर, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बात करें तो एक बात और, आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर है या जितने सारे मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री, इनके साथ दो केस हैं। इनको मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने या जो व्यक्ति मंत्री बने वो लोकसभा के मेंबर ही हो। इनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है। ये 6 माह तक संसद के बिना मेंबर रहे ही, मतलब बिना चुनाव जीते ही 6 माह तक कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मतलब 272 लोगों का समर्थन होना चाहिए और मंत्री बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर का सजेशन होना चाहिए। तो 6 माह तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद के मेंबर रहे मंत्री परिषद के मंत्री पद पे भी रह सकता है या प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी रह सकता है। अभी आगे हम देखेंगे, हाल ही में कुछ मंत्री जो शपथ लिए हैं, 36 जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, उसमें से 2-3 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना सदन के मेंबर रहे या बिना चुनाव जीते वो कैसे मंत्री बन सकते हैं। तो संविधान में इसकी प्रावधान है कि वो 6 माह तक मंत्री के पद पे रह सकते हैं। यद्यपि प्राइम मिनिस्टर भी बिना चुनाव जीते 6 माह के मंत्री के पद पे रह सकता है। 6 माह के अंदर वो संसद के अगर दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेता है तो फिर वो अपने पद पे बना रहेगा, अन्यथा उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ओके, तो इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड सबसे आगे आपको मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। अब मंत्री परिषद क्या होता है, संविधान का आप आर्टिकल 74(1) आप इसको देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 74(1), तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करता है मंत्री परिषद के सलाह से काम करता है। राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करता है मंत्री परिषद के सलाह से काम करता है। इसलिए तो कभी कभी आप सोचते हैं कि मतलब राष्ट्रपति कभी मतलब मुख्य भूमिका में नहीं दिखता है, क्योंकि वो बिना मंत्री परिषद के सलाह से काम नहीं करता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 परिवर्तन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में।
इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिसमें से एक परिवर्तन यह भी कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही राष्ट्रपति करने के लिए क्या है, पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसा कुछ संविधान में परिवर्तन कर दिया था मिसेज इंदिरा गांधी ने। लेकिन आपको पता है कि जो अगले ही साल यानी 2 साल के पश्चात 44वां संविधान संशोधन हुआ, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके माध्यम से जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इन्होंने इसको बदलकर थोड़ा सा परिवर्तन किया, ऊपर जो संशोधन हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति तो अभी भी मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को कभी लगता है कि मंत्रिपरिषद का सलाह ठीक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए, ध्यान रखें, उसको पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है कि आप इस पर दोबारा विचार करें। यद्यपि मंत्रिपरिषद दोबारा पुनर्विचार करके भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर अपना हस्ताक्षर देना ही होता है। तो ये अनुच्छेद 74(1) के अनुसार कुछ प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद एक होगा और ये मंत्रिपरिषद के सलाह से प्रेसिडेंट काम करेगा। इस संशोधन के माध्यम से ये कर दिया गया कि सलाह को चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा वो पुनर्विचार जाता है तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपना सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। ओके, आगे पहुंचे जब तो आगे बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद में आगे हम बात करेंगे। तो मंत्रिपरिषद में अब मंत्री कितने हो सकते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद के तहत, संविधान का अनुच्छेद है 75, संविधान का अनुच्छेद है 75(1) क। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या, यानी मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी अपने मंत्रिपरिषद में कितने लोगों को शामिल कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद में टोटल जितना मेंबरशिप होगा वो लोकसभा के टोटल मेंबरशिप के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी लोकसभा में टोटल मेंबर यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, 543। अब मंत्रिपरिषद में 543 का आप जब 15% निकालेंगे तो ये लगभग 81 के आसपास आएगा। यानी मोदी जी के मंत्रिमंडल में अभी टोटल सदस्यों की संख्या अगर अधिकतम चाहे तो कितनी हो सकती है, अधिकतम 81। अगर मोदी जी चाहे कि हम 82 लोगों को मंत्री बना ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर संविधान संशोधन करके जहाँ पे 15% है वहाँ पे फिर 16% या 17% लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान कंडीशन के अनुसार से अनुच्छेद 75 क के अनुसार मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या लोकसभा के टोटल सीट का 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस हिसाब से कितना, 81। यानी मंत्रिपरिषद में टोटल कितने हो सकते हैं, 81 मंत्री ही हो सकते हैं। आगे बढ़े, 81 मंत्री हो सकते हैं। आगे जब बात करें तो 81 में कौन कौन आते हैं। अभी की बात करें तो जब मतलब त्यागपत्र देने से पहले कुछ दिन के पश्चात जब मंत्रिपरिषद में परिवर्तन हुआ तो त्यागपत्र देने के पश्चात इस मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या थी 54, यानी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सहित इस मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या थी 54। लेकिन आपको मालूम था कि भारत सरकार के 12 मंत्रियों ने इसमें से त्यागपत्र दे दिया, तो टोटल मंत्रियों की संख्या कितने बच गई, 42। तो 42 मंत्री टोटल मतलब बच गए। उसके पश्चात इसमें से 36 नए लोगों को मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है। तो अभी मिलाकर टोटल सदस्यों की संख्या अभी मंत्रिपरिषद में कितनी हो गई है, 18। एक बार और इसको आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 75 क के अनुसार मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक नहीं हो सकती। यानी 543 का 15% टोटल कितना हो सकता है, 81 हो सकता है। अब अभी बात करें 81 हो सकता है तो अभी कितना था परिवर्तन से पहले, यानी जब मंत्रिपरिषद में लोग त्यागपत्र नहीं दिए थे तो मोदी जी के मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या थी 54। इसमें से 12 त्यागपत्र दे दिए तो कितने बचे, 42 तो पहले वाले थे और इसमें से 36 और उसके पश्चात 36 लोगों ने नए मंत्री के रूप में शपथ लिया। तो टोटल अभी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 71 इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री सहित वर्तमान में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 78, यानी टोटल 78। अधिकतम कितना है, 81, यानी लोकसभा के टोटल सीट का 15%। तो आई होप इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे कि पहले 54 था,
घटकर ये 12 इस्तीफा दिए तो ये 42 हुआ, फिर 36 लोगों ने नया ज्वाइन किया है, तो ये टोटल अभी कितना हो गया 78। इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ के में आ गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आइए समझते हैं कि जो 78 लोग बने उसमें से कितने लोग कैबिनेट के मंत्री बने, कितने लोग राज्य मंत्री बने और कितने लोग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने, इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो आगे जब हम बात करें इसमें मंत्रिपरिषद में, तो मंत्रिपरिषद में बात करें तो मंत्रिपरिषद में टोटल जो मंत्रियों की प्रकार होता है, यानी मतलब इसकी संरचना की बात करें, मंत्रिपरिषद की संरचना, इसकी संरचना कैसी है, मतलब इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के मंत्री शामिल होता है। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, आप नाम सुने होंगे कैबिनेट मंत्री, तो एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक दूसरा होते हैं राज्य मंत्री, एक दूसरा होते हैं राज्य मंत्री। अब इन राज्य मंत्री की भी 2 सब कैटेगरी होती है। एक राज्य मंत्री होता है जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और एक राज्य मंत्री होता है किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो किसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, मंत्रालय के अधीन काम करता है। एक तीसरा होता है मंत्रियों की तीसरी कैटेगरी होती है उप मंत्री। हालांकि अभी वर्तमान में कोई भी उप मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा रही है, तो ये प्रोसीजर अभी उप मंत्री वाला पूरी तरह से क्या है, बंद है। तो वर्तमान में अभी मंत्रिपरिषद में टोटल यही मंत्री हैं, या तो कैबिनेट मंत्री होंगे, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, स्वतंत्र प्रभार, या राज्य मंत्री किसी मंत्रालय के अधीन। अब आइए थोड़ा सा आप समझते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या मंत्रालय का अधीन क्या बात है। कैबिनेट मंत्री, अगर इन तीनों की सीक्वेंस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पावर ज़्यादा किसके पास, कैबिनेट मंत्री के पास। उससे कम पावर राज्य मंत्री में भी बात करें तो स्वतंत्र प्रभार वाले के पास, उससे कम किसी मंत्रालय का अधीन वाला उसके पास, सबसे कम उप मंत्री के। तो अभी चूंकि उप मंत्री कोई नहीं है, तो इसलिए अब यही 3 कैटेगरी आपको देखनी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री किसी मंत्रालय के अधीन। कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें, इस कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री की खासियत है कि इसको एक पूरा बड़ा मंत्रालय दिया जाता है। ये अपने मंत्रालय का हेड होता है और अपने मंत्रालय से संबंधित जितना सारा काम होता है सब इन्हीं के नेतृत्व में संपन्न होता है। इनके साथ साथ इनको एक सचिव, एक सेक्रेटरी भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ये तो पॉलिटिकल हेड होते हैं। एक सरकारी गवर्नमेंट, एक प्रशासनिक हेड भी इनको सहयोग करने के लिए देता है, और ये दोनों लोग मिलजुल कर अपने मंत्रालय के कार्य को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे वर्तमान में बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, तो गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितना सारा काम होगा ये सब उनके जिम्मे होगा। एक प्रशासनिक हेड, एक गृह सचिव इनको दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से मिलजुल कर ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय के जितने सारे काम हैं उनको ये क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। वैसे ही रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनको फिर एक प्रशासनिक हेड दिया जाएगा, रक्षा सचिव। ये फिर दोनों लोग मिलजुल कर काम करेंगे और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितना सारा काम है ये सब मतलब लोग हैंडल करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये कहीं पे भी संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कैबिनेट मंत्री में इतना होना चाहिए, राज्य मंत्री में इतना। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोदी जी चाहे तो पूरे लोगों को कैबिनेट मंत्री भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने लोग कैबिनेट मंत्री होंगे और कितने लोग राज्य मंत्री होंगे और कितने लोग किसी मंत्रालय के अधीन होंगे। अभी बात करें तो टोटल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या, अभी बात करें मतलब जो भी हाल ही में परिवर्तन हो गया है, तो अभी इसको डाटा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब कैबिनेट मंत्रियों की संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री क्या होता है, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार ये टोटल अभी 2 ही लोग हैं। कहने का मतलब स्वतंत्र प्रभार मतलब इनसे यानी कैबिनेट मंत्री जो बड़ा बड़ा मंत्रालय उससे छोटा थोड़ा ये मंत्रालय है, कोई दिक्कत, मतलब ये थोड़ा सा छोटा मंत्रालय है। कहने का मतलब छोटा मंत्रालय, कहने मतलब इनके अपेक्षा अगर तुलना करेंगे तो स्वतंत्र भार वाला थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे आगे आप अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा राज्य मंत्री हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे ये भी पूरी तरह से अपने मतलब मंत्रालय के हेड होते हैं और अपने मंत्रालय से संबंधित सारा काम जितना होता है यही मंत्री करते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गए स्वतंत्र प्रभार। एक लिखे हैं किसी मंत्रालय के अधीन, ये टोटल अभी परिवर्तन के पश्चात ये 45 हैं किसी मंत्रालय के अधीन। तो 45 और 42 टोटल कितना हुआ, 47। तो टोटल मंत्रिपरिषद में पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि 78 है,
तो यहाँ पे अगर बात करें, एक मिनट आगे देखिए, आगे आपको इसमें पूरा ये डाटा हमने दिया है कि कैसे कैसे यहाँ पे मंत्रियों की कुल संख्या है। तो ये आपको जितना सारा आपको दिख रहा है, फिर अभी हम समझाएंगे इसको कि ये कैसे यहाँ पे तमाम मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। तो टोटल कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो टोटल कैबिनेट मंत्री हैं कितना, 31 इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, 1 सेकेंड, तो प्राइम यहाँ पे अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री एक प्राइम मिनिस्टर है और 30 अन्य हैं। तो ये टोटल कितना होगा, 31। तो 31 ये हो गए। इसके पश्चात बात करें तो 2 ये हैं, तो 31 और +2 कितना हो गया, 35 ये हो गए। तो बाकी कितना बच गए, 78 में से 35 गया, तो बाकी जो हो गए वो सब क्या होंगे, राज्य मंत्री किसी मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो 78 में से आप यहाँ से माइनस कर लीजिए कितना, 33, तो बच गए कितना, 5 और 4, यानी टोटल कितना, 45। तो 45 लोग क्या हैं, किसी मंत्रालय के अधीन। किसी मंत्रालय के अधीन करने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, अमित शाह जी पूरे मतलब गृह मंत्रालय के कार्य को नहीं संभाल सकते हैं, मतलब और भी कुछ उनको सहयोग के लिए मंत्री चाहिए। तो जो सहयोग के लिए मंत्री बनाया जाता है ना, उन्हीं मंत्रियों को बोला जाता है किसी मंत्रालय के अधीन। मतलब वो अमित शाह के जी के अंतर्गत रहकर काम करेंगे, उनको कोई इंडिपेंडेंट मंत्रालय नहीं दिया गया है, वो मतलब मंत्रियों के सहयोग के लिए हैं। कौन, किसी मंत्रालय के अधीन वाले। तो आई होप इतना बात आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह अपने रक्षा मंत्रालय के तमाम काम अकेले नहीं संभाल सकते, तो अपने सहयोग के लिए 2-4 और मंत्रियों के, जितना बड़ा मंत्रालय तो 1, 2, 3, 4, 5 उनके ऊपर डिपेंड करता है सहयोग के लिए कितना अलग से मंत्री रखते हैं, तो उन लोगों को ही बोला जाता है किसी मंत्रालय के अधीन। तो ऐसे मंत्रालय के अधीन वाले मंत्रियों की संख्या भी वर्तमान में है कितना, 45, और कैबिनेट मंत्री प्लस प्राइम मिनिस्टर लोग की संख्या है 31, और स्वतंत्र प्रभार लोगों की संख्या है 2, और टोटल मिलाकर ये संख्या अभी मंत्री परिषद में कितना है, 78। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं इसको फिर आपको रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा इधर उधर हो गया है। तो अभी बात करें तो कैबिनेट मंत्री सबसे पहले इसमें होता है सबसे हेड। तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे टोटल लोग हैं 31, जिसमें से इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है, कोई दिक्कत। अगर बात करें राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री की 2 कैटेगरी है, एक है स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार में टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग। एक होता है मंत्रालय के अधीन, तो मंत्रालय के अधीन, और ये टोटल कितना है, 45। तो 45 और 2 और ये हैं 31, तो टोटल मिलाकर अभी मंत्री परिषद में कितने लोग हैं, 78। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में 78 हैं। कैबिनेट मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर 31, स्वतंत्र प्रभार 2 लोग, और किसी मंत्रालय का अधीन 45 लोग। तो एक पूरा एक कंसेप्ट आपको ये बन गया होगा कि कैसे कैसे इन मंत्रियों की परिवर्तन हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे कि कौन सा लोग कैबिनेट मंत्री हैं, कौन से लोग राज्य मंत्री हैं, कौन सा स्वतंत्र प्रभार है। आइए अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं, मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्री परिषद का अपने सामान्य परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे, पहले मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद उसको बोलते हैं मंत्रियों का जो समूह होता है, मंत्रियों के जो समूह होता है ना, उसी समूह को आप बोलते हैं मंत्री परिषद। यानी जितने सारे मंत्री हैं सभी मंत्रियों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, मंत्री परिषद। सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है मंत्रियों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। फिर मैंने पीछे स्लाइड में आपको बताया है कि इस मंत्री परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब आपको पता है कि इस मंत्री परिषद में टोटल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, अभी मैंने पीछे स्लाइड में आपको बताया है। एक होता है फिर राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। हालांकि अभी उप मंत्री का प्रावधान नहीं है, मतलब कैबिनेट अभी मंत्री परिषद में उप मंत्री नहीं नियुक्त हो रहे हैं। अब मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं, तो इन तीनों लोगों को अगर मिला देंगे तो कहलाएगा मंत्री परिषद। अब इसमें से सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की जो सूची होगी ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। फिर बात को एक बार ध्यान से सुने, मंत्री परिषद में टोटल मंत्री होते हैं, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद बोलते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल बोलते हैं।
तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक क्या है, भाग है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को आप क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। तो अभी आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल में टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 31 लोग हैं अभी मंत्रिमंडल में, क्योंकि इतना ही लोग अभी किस में है, कैबिनेट में है। कैबिनेट में है, जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर है और 30 अन्य मंत्री है। तो टोटल 31 लोग अभी क्या हैं, कैबिनेट मंत्री। अब संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट होगा वो मंत्री परिषद के सलाह से काम करेगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जो प्रेसिडेंट सलाह से काम करता है वो मंत्रिमंडल के सलाह से काम करता है। संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के सलाह से दिया गया है। इस मंत्रिमंडल की चर्चा सिर्फ भारत के संविधान में एक ही जगह पे हुई है, आर्टिकल 352 में हुई है। यह भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको ऐड किया गया कि नेशनल इमरजेंसी लगाना हो तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य है। उसके अलावा आर्टिकल 74(1) में सिर्फ ये लिखा है कि मंत्री परिषद के सलाह से काम करेगा, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो मंत्री परिषद का सलाह नहीं, वो मंत्रिमंडल का सलाह होता है, क्योंकि प्रत्येक बुधवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है और मंत्रिमंडल के डिसीजन को ही पूरे भारत में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। काफी पावरफुल ये मंत्रिमंडल के लोग होते हैं जो पूरे भारत के निर्णय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आई होप मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद आप समझ गए होंगे और दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। मंत्री परिषद, पूरे मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद में टोटल 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, और सभी मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे कुछ टेक्निकल वीडियो मैं आप इस चैनल पे डालते रहता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। इससे संबंधित कोई भी और भी आपकी दुविधा हो तो ऑफलाइन क्लासेस लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर पूछना हो इससे रिलेटेड, आपको आकर क्लास में आप क्लास जब ओवर होता है, कोई भी चीज़ आपको पर्सनली पूछना हो तो आकर ऑफिस में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से ऑफलाइन भी इसको समझाने की मद्दा रखता हूँ और ऑफलाइन भी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आगे कुछ अपडेट हुआ है उसको मैं आपको बता दूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेता हूं कि आपको देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2019 के बाद, यानी मई में जब पहली बार मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, जिसमें कुछ नए चेहरे और कुछ राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए के सहयोगियों को शामिल किया गया है। एनडीए सोचकर हैरान मत होइए, एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एक बीजेपी के नेतृत्व में, यानी बीजेपी के नेतृत्व में बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियों का ये क्या है, गठबंधन है। एक तो बड़ी पार्टी बीजेपी, अब इसमें जेडीयू है, एलजेपी है, इसके साथ साथ बहुत सारी साउथ की भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ जैसे बात करें तो पहले शिवसेना थी, अभी नहीं है। तो इन छोटी छोटी पार्टियों का ही मिलाकर बना है एनडीए। तो अभी जो सत्ता में है, बीजेपी प्लस अन्य पार्टियों का जो ग्रुप है एनडीए, वही सत्ता में है। तो मंत्रिमंडल में जब फेरबदल हुआ तो कुछ बीजेपी के भी लोग शामिल हुए और कुछ अन्य पार्टियों के भी लोग शामिल हुए, जिनको एनडीए का मेंबर माना गया। मेगा फेरबदल, ये काफी बड़ा फेरबदल था। एक फोन कॉल के बाद मोदी मंत्रिमंडल में 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बताए ना, टोटल 54 मंत्री थे, इसमें से 12 लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो बच गए कितना, 42। तो 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें इस्तीफा देने वाले नारायण राणे, सरदानंद सोनोवाल, ये लोग शपथ लिए जी। अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव, शोभा कंद्राले, सुनील दुग्गल, मीनाक्षी लेखी सहित कुल 43 सांसदों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। यानी 12 ने त्यागपत्र दिया और 43 ने क्या किया, शपथ लिया। इसके साथ ही 7 राज्य मंत्रियों के पदोन्नत किया गया है, जिसमें अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी, परसोत्तम रुपाला, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख वाडिया और राजकुमार सिंह। तो ये टोटल 43 नए मंत्री बने हैं, जिसमें से 36 तो नए हैं
मतलब शपथ लिया है 43, 36 नए हैं और 7 मंत्री ऐसे हैं जो पहले राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री में प्रमोट कर दिया गया है। बात को ध्यान से सुनिए, राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, अभी पीछे स्लाइड में मैंने वही बता रहा था। तो टोटल 43 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें से 36 नए मंत्री बने हैं और 7 जो पहले राज्य मंत्री थे उनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री के रूप में कर दिया गया, मतलब वो कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। 43 कौन से लोग शपथ लिए उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। नारायण राणे, मतलब ये कैबिनेट मंत्री ये सब लोग, ये लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज पे डाल दूंगा। तो कौन कौन से 43 लोग यहाँ पे शपथ लिए हैं ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये तमाम आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका PDF तो मैं डालूंगा ही। तो ये 43 यानी 43 लोगों ने क्या किया है, शपथ लिया है, जिसमें से 7 लोग यानी इन 43 लोगों में से 7 लोग तो राज्य मंत्री थे और वही प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। फिर अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के मेगा कैबिनेट फेरबदल से पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, कानून एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र मतलब इस्तीफा दे दिया। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का नाम यहाँ पे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक गति प्रदान करने के लिए क्या नया सहकारिता इसको ध्यान में रखिएगा। मंत्रिमंडल एक नया मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय और ये माननीय अमित शाह जी के हैंड में ये सौंप दिया गया है। तो इसके मतलब सहकारिता मंत्रालय किसके हाथ में, अमित शाह के। ये नया मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया है, ठीक है। इस्तीफा देने वाले 12 मंत्रियों में हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, अश्वनी कुमार चौबे, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे और देवाश्री चौधरी। तो ये 7 इधर है और फिर आगे 5 हैं, मतलब ये 12 लोगों ने रतन लाल कटारिया, सदानंद गौड़ा, थावरचंद्र गहलोत, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, इन 12 लोगों ने अपना त्यागपत्र सबमिट किया है गवर्नमेंट को। आगे बढ़े। मंत्रियों की अब क्या सूची है, मतलब अभी वर्तमान में कौन सा कहाँ पे मंत्री है इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कौन सा मंत्रालय, एक तो प्रधानमंत्री है, कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। एक बात दिमाग में रखें कि कार्मिक मंत्रालय जो होता है ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही रहता है। सेंटर स्टेट में जाएंगे तो ये कभी भी चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि कार्मिक मंत्रालय अभी प्राइम मिनिस्टर, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, सभी महत्वपूर्ण या सभी पोर्टफोलियो जो आवंटित नहीं किएंगे, वैसे सभी मंत्रालय जो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है वो सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो ये पहला पर्सन है। आगे श्री अमित शाह, ये दूसरे, इनको गृह मंत्रालय, अभी बोले जो नया सहकारिता मंत्रालय तो भी इन्हीं के पास है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय, बहुत बड़ा मंत्रालय, इनके पास है। नितिन जयराम गडकरी, ये पहले से ही थे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। नारायण तातुराणे, ये सब लोग कैबिनेट मंत्री हैं। ऊपर लिखा है ना कैबिनेट मंत्रियों की सूची है, ये कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो ये कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं कल्याण मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, सरदानंद सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और आयुष मंत्रालय इनके पास। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक और न्याय आर्थिक मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय, रामचंद्र प्रसाद इस्पात मंत्रालय, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ें तो 14वें मनसुख वाडिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कोरोना के काल में इनका मंत्रालय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनको। मनसुख वाडिया स्वास्थ्य मंत्री बने, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, मतलब इनके पास 3 मंत्रालय। इनके पास भी काफ़ी कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये पीयूष गोयल जी के पास है। आगे बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान, ये देखिए शिक्षा मंत्री बने हैं, नया शिक्षा मंत्री हैं, दिमाग में रखिएगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मंत्रालय आपको दिमाग में। तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय, प्रहलाद जोशी 3 मंत्रालय इनको। ज्योतिराज सिंधिया नए बने हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनके पिताजी भी थे तो भी इसी मंत्रालय से संबंधित है, इनको भी ध्यान में रखिएगा।
फिर एक लिस्ट है पूरी तरह से कौन कौन सा, ये सब लोग अभी कैबिनेट मंत्री हैं। ये 31 यानी प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और प्लस 30, ये टोटल कितने लोग, 30, ये टोटल कितने लोग हैं, 31 लोग। 31 लोग ये सभी के सभी कौन सा है, ये सभी के सभी कैबिनेट मंत्री हैं, यानी मंत्री परिषद का एक क्या है, भाग है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे 2 स्वतंत्र प्रभार हमने बताया था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो एक है श्री राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, मतलब ये पूरा मंत्रालय, योजना मंत्रालय इनके पास है, कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। अब इन तीनों मंत्रालय से संबंधित जितना सारा डिसीजन होगा सब इनके हाथ में होगा, पूरा मंत्रालय यही काम संभालते होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इतना मंत्रालय इनको भी दिया गया है, तो ये सभी मंत्रालयों के क्या होंगे, हेड होंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार हैं, अपने मंत्रालय से संबंधित डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से क्या है, फ्री हैं। ये राज्य मंत्री उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तो ये सहयोगी के रूप में काम करते हैं, तो आप इनको थोड़ा एक बार ऐसे ही ध्यान पे रखिएगा। ये सब लोग 45 लोग ये राज्य मंत्री हैं। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को पूरी तरह से अच्छे से देखकर आप कैबिनेट मंत्री और को थोड़ा सा दिमाग पे रखिएगा, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब कैसे परिवर्तन हुए हैं, और ख़ास तौर पे आगामी जो इतने एग्जाम है सीडीपीओ, BPSC और दरोगा वगैरह, वहाँ पे इनके लिस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा दिमाग पे रखिएगा। 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बीच बैठक में कैबिनेट की फेरबदल की अटकलें तेज हुई, और जैसा अनुमान था कि 2-3 स्टेट में चुनाव भी आगे होने वाला है, तो थोड़ा सा परिवर्तन वगैरह होगा, तो वैसा ही कुछ देखने को आपको मिला और ये पूरी तरह से परिवर्तन हुआ। तो पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस लेक्चर से संबंधित तो आप ऑफलाइन आकर, कोचिंग में आकर मुलाकात करके ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल तमाम चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब सब बातें लगभग समाप्त हो गई हैं, जितनी चर्चा करनी थी उतनी मैं चर्चा कर, एक थोड़ा सा अब आर्टिकल एक है भारत के संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, उसको मैं आपको बताकर और सेशन को ऑफ करता हूँ। जैसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में जितने सारे मंत्री हैं, यानी मंत्री यानी ये सभी मंत्री मंत्री परिषद के क्या है, मेंबर हैं, मंत्री परिषद के मेंबर हैं। तो मंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको यानी 88 अनुच्छेद 88 कहता है मंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है। क्या मिला है जी? विशेषाधिकार मिला हुआ है इनको। तो इन विशेषाधिकार का उपयोग करके इन 88 के तहत विशेषाधिकार संसद के जो दोनों सदन है, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को विशेष अधिकार है कि ये चाहे तो लोकसभा में भी या राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर राज्यसभा का, लेकिन वोटिंग इनको अपने सदन में होगा, राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा में वोटिंग करेगा और लोकसभा का होगा तो लोकसभा में। चूंकि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, इसलिए उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सदन का मेंबर न रहते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं मिला। तो ओके, आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये भी बात आप समझ गए होंगे कि बिना चुनाव जीते भी मंत्री और प्रधानमंत्री बना जा सकता है, बशर्ते 6 माह के अंतर्गत फिर आपको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बहुत से 2-3 ऐसे मंत्री अभी भी मंत्रिपरिषद में जो हाल ही में ज्वाइन किए हैं, उसमें से 2-3 ऐसे हैं जो मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। 6 माह के अंतर्गत उनका चुनाव होगा, चुनाव के पश्चात फिर चुनाव होगा, चुनाव के पश्चात वो जीत कराएंगे तो मंत्रिपरिषद में बने रहेंगे, अन्यथा त्याग पत्र देंगे। जैसे एक विदेश मंत्री देखे थे एस जयशंकर के साथ भी ऐसा था। जब मई 2019 में न्यू मंत्रिपरिषद बना तो उस समय ये मेंबर नहीं थे, लेकिन बाद में इनको राज्यसभा के से चुनाव जीतकर इनको राज्यसभा का मेंबरशिप दिया गया और ये वर्तमान में मंत्रिपरिषद में क्या है, शामिल है। आई होप लेक्चर को आप एंजॉय किए होंगे और बहुत सारे आपके जो मुद्दे थे वो मैंने चर्चा कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कैसे सलाह जाता है, ये तमाम सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर के माध्यम से कवर किया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम आपसे पर्सनली आकर मिल सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज में आपका मोस्ट वेलकम है। आइए, वहाँ पे चाहें तो आप ओपन चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।